हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 11 फरवरी 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करेंगे। क्लियर है। और गाइज हमें पूरे के पूरे लगभग क्वेश्चंस मिल चुके हैं 100% ऑथेंटिक और रियल आंसर के साथ में। हर एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे एग्जैक्ट क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो के लास्ट में आपको जो है हम विद प्रूफ भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चंस मिले हैं, ताकि आपको भी बिलीव हो कि हम जो क्वेश्चंस बताते हैं बिल्कुल एक्यूरेट 100% ऑथेंटिक रहते हैं। क्लियर है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में पास में जो घंटी वाला निशान दिख रहा है आपको बेल आइकन वाला, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ हम आपको बता दें स्टडी मटेरियल में हमने डाल दिए रॉयल स्टडी एप्लीकेशन में। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी जो भी अपडेट होता है पल पल की अपडेट हम अपडेट करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जाकर जरूर से कनेक्ट हो जाइएगा। अब हम जीके जेएस करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हिंदी मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुणडेल है ना, किस नृत्य से संबंधित है। इससे पहले भी एक दिन और हमने कवर करवा दिया था इस क्वेश्चन को आपको। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इनसे अगर क्वेश्चन बना है आपका तो डेफिनेटली आगे भी आपके कई और शास्त्रीय जो नृत्यांगना है इनसे क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए एग्जाम में। भरतनाट्यम यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है इससे संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी ये। और भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। मद्रास जो कि अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है इनसे। कला क्षेत्र फाउंडेशन की जो स्थापना है चेन्नई में यानी मद्रास में किसने की थी, तो ये की थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने। भरतनाट्यम जो नृत्य शैली इसके पुनर्जागरण का नेतृत्व किसने किया था, तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किया था। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से आपके निकल कर आते हैं, कोई नए क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। ये जो डिटेल्ड है यहीं से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। और इसके अलावा एक ये थियोसॉफिस्ट थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी, ये है ना, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। मद्रास जो कि अब चेन्नई है, यहाँ पर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल से जुड़े और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास की पहली महिला थी ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो भारतीय इतिहास की पहली महिला कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, इनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। कला क्षेत्र वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर करवा ही दिया आपसे, है ना। एक थियोसोफिस्ट थी और एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी ये। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला शिल्प की पुनर्स्थापना के लिए काम किया था रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने। और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। 1956 में पद्म भूषण दिया गया। 1967 में संगीत नाटक अकादमी जो फेलोशिप है इनसे इनको सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम को मुख्य धारा में लाकर समाज में सम्मानजनक स्थान इन्होंने दिलाया और भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, अच्छे से देख लेना है। गाइज ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ उन 50 रुपये में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी पहले 79 रुपीज़ थी, अभी सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में दी जा रही है और लिमिटेड टाइम के लिए है। जल्द ही इसकी प्राइस जो है ये बढ़ जाएगी। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर बन रहा है उसी पैटर्न पर सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा। यहाँ पर करीबन आपको 700 से 800 का समथिंग कंटेंट दिया जा रहा है ना, सिर्फ उन 50 रुपये में। तो 1 रुपये में आपको करीबन 12 से 15 के बीच में कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बढ़िया और शानदार कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट वगैरह, ई बुक वगैरह दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है। एक सिंगल चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ज्वाइन करने के बाद में सारी व्यवस्थित रूप से सारी डाली गई है। तो जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि ये शास्त्रीय नृत्यांगना हो गई, ऑरेंज कैप, इसके अलावा जो ये जितने भी लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जैसे कि संविधान से रिलेटेड हो गए आपके भाग, आर्टिकल वगैरह, है ना, जनगणना वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गई,
तो इन सभी से रिलेटेड ये क्रांतियाँ वगैरह हो गई, बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें भी क्वेश्चंस हो गए, विटामिन वगैरह से उससे भी आपको क्वेश्चन बना है आज। तो ये सारे टॉपिक हमने अपडेट करके रखे हैं, आप जाइए जाकर चेकआउट करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑरेंज केप जो है किस लिए दिया जाता है या किस लिए दी जाती है। तो ऑरेंज केप जो दिया जाता है ये कल बना था आपसे क्वेश्चन, और कल ही हमने पूरी डिटेल में आपको बता दिया था कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ये दिया जाता है ना। हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ये बेसिकली ऑरेंज जो कैप है ये दिया जाता है। इसके अलावा कई अलग अलग कैप होते हैं, है ना। कल आपसे जो क्वेश्चन बना था उसमें आपसे पर्पल कप का बना था, जो कि गेंदबाज को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को वो दिया जाता है ना। और आपसे हमने ऑरेंज केप वाला का भी कल ही बता दिया था, जिन्होंने देखा था 100% बिल्कुल सही करके इसको आए होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पूरी डिटेल्ड वीडियो देखा करें। हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ये ऑरेंज कैप दिया जाता है। आईपीएल में हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है, और ये जो टूर्नामेंट में प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। ऑरेंज कैप से जुड़ी कुछ और चीज़ें, जैसे कि आईपीएल के पहले सीजन यानी कि साल 2008 में ये परंपरा ये जो है चली आ रही है 2008 से। तो साल 2008 में पंजाब किंग्स के सान मार्स ने 11 मैचों में 616 रन बनाकर पहली ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। तो पहली बार जो ऑरेंज कैप जीती थी ये किसने जीती? पंजाब के किंग्स के सान थे मार्स, है ना, इन्होंने जीती थी। आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप अपने नाम की। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कल बना था, है ना। पर्पल कैप किसे दी जाती है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को दी जाती है, और ऑरेंज कैप दी जाती है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को। लीग के दौरान जो भी खिलाड़ी इस लिस्ट में ऊपर होते हैं उनके सिर पर यह कैप होती है। आईपीएल में युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एक बेहतरीन मंच मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये था आपका डीजे वाले बाबू गाने के सिंगर आपसे पूछा है, इनका सिंगर का नाम क्या है? तो बादशाह इनका नाम है। और रियल नेम की अगर अपन बात करें तो आदित्य प्रतीक सिंह, जो कि काफ़ी कम लोगों को पता होगा इनका रियल नेम। आदित्य प्रतीक सिंह इनका रियल नेम है। बादशाह का, इनको बादशाह के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको ऑप्शन में बादशाह दिया रखा होगा, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। डीजे वाले बाबू बादशाह द्वारा गाया गया पंजाबी हिंदी हिप हॉप सिंगल है, जिसमें आस्था गिल भी है, और जिसे सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा 16 जुलाई 2015 को रिलीज़ किया गया था। तो आदित्य प्रतीक सिंह, इनका जन्म 19 नवंबर 1985 को हुआ, जिन्हें उनके स्टेज नाम बादशाह से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय रैपर है, गायक है, सिंगर है, संगीत निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व और व्यवसायी ये हैं। बादशाह ने अपने गाने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं। 2025 तक बादशाह जो है भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले हिप हॉप कलाकारों में से एक है। और डीजे वाले बाबू गाने का जो निर्देशक है, डायरेक्टर, ये मोइट्री और बेंजी है। तो अगर डायरेक्टर भी आपसे पूछे जाए आगे से, क्योंकि कल आपका बना था नाटू नाटू वाला, RRR मूवी वाला बना था आप कल, तो देखिए कहीं पर कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें एग्जैक्ट मैं बता दूँ आपको, आप सभी एग्जाम दे के आ रहे हैं तो कुछ लोग जो है ना हमें मिलता जुलता बता देते हैं, जिन्हें कि एग्जैक्ट याद नहीं रहता ना उनको। कल वाला जो RRR वाला जिन्होंने हमें बताया था उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो RRR मूवी है इसके डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था या इसके लेखक के बारे में, है ना, हमें बताया था। बट उसमें क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि RRR जो मूवी है RRR, इसमें जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके डायरेक्टर कौन है, इसको किसने लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन वो था। तो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरी एग्जैक्ट चीज़ें डिटेल में आपको बताएं ताकि आपका सारे क्वेश्चंस कवर हो पाए। और अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है गाइस, तो आप जरूर सपोर्ट किया करें, क्वेश्चंस जरूर से टेलीग्राम पर सेंड किया करें। हम जैसे ही शिफ्ट छूटती है तुरंत से मैसेज डाल देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप हमें सेंड कर पाए, है ना। हम 100% ऑथेंटिक रियल एनालिसिस देने में बिलीव रखते हैं, तो आपके सहयोग के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगली जो शिफ्ट है इसमें आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। क्लियर है? डीजे वाले बाबू गाने का जो निर्देशक है ये दोनों हैं, मोइट्री और बेंजी। ये जो गाना है बादशाह ने कंपोज किया था, सोनी म्यूजिक इंडिया के तहत ये रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, यानी कि DPSP का आपसे पूछा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? इसके बारे में पूछा है, भाग 4 में देखने को मिलता है ये आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है। DPSP प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ होता है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। ये जो सिद्धांत है इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य लोगों को आश्रय, भोजन, वस्त्र जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं ये प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
ये उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियां बनाते और कानून बनाते समय राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही संविधान में अनुच्छेद जो 51 है ये राज्य की नीति का अंतिम निदेशक तत्व भी होता है, यानी 36 से 51 तक है, तो ये 51 वाला जो है ये राज्य की नीति का अंतिम निदेशक तत्व है संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस विभाग के द्वारा की जाती है, या जनगणना जो है भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है। क्वेश्चन एक ही है, पैटर्न अलग अलग है। तो गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्लियर है। 10 की जनगणना का जो संचालन है इसकी उत्तरदायित्व भारत के पंजीयक, महापंजीयक और जनगणना जो आयुक्त है इनके पास में है। तो गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की यह है संचालित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व इनका। 10 की जनगणना का संचालन की उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। कुछ एडिशनल डिटेल अगर अपन बात करें तो 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना जो अधिनियम है इसके तहत की जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अभी वर्तमान में जो जनगणनाएं की जा रही है ये किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है। तो 1948, और पहले वाली किसके तहत की जाती थी, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 1951 के बाद की सभी जो जनगणनाएं हैं ये 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी लेकिन नहीं की गई, है ना। अभी 2000 वर्तमान में 25 चल रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो ये चीज़ें तो क्लियर है आपकी कि हर 10 साल में जनगणना काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, है ना, जो अब है ना इसमें ब्रेक लग चुका है और अब पता नहीं कब की जाएगी कब नहीं की जाएगी। तो जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 से सूचीबद्ध है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका शिशु मृत्यु दर से है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है, तो यह है 3.9। साल 2024 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3.9 थी। ये पिछले साल 3.8 से ज़्यादा थी। यानी कि शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें, शिशु मृत्यु दर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को 1000 जीवित जन्मों से भाग देकर निकाला जाता है। तो शिशु मृत्यु दर को 2 घटक दरों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नवजात शिशु मृत्यु दर और प्रसवोत्तर मृत्यु दर, 2 घटकों में इसको ऐसा बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना ने किससे मुलाकात की, या फिर शेख हसीना से मिलने कौन गया था। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो ये अभी आपको बताइए बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है। अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ चल रही थी यहाँ पर, है ना। तो आपको बताइए उसके बारे में, तो सारी चीज़ें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इनसे मिलने के लिए एक तो प्रधानमंत्री से मिली थी ये भारत में, एक तो ये आपका हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है NSA अजीत डोभाल, इनसे भी मुलाकात की भारत में। तो इन दोनों में से आपका एक हो सकता है। और अगर थोड़ा सा और पुराना क्वेश्चन होगा तो फिर जो है ना चीज़ें और फिर देखनी पड़ेंगी क्या क्या था, और क्वेश्चंस भी थोड़ा सा फिर हिंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि क्वेश्चंस में एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहा है, कब की, कोई स्पेसिफिक डेट की यहाँ पर बात की जा रही है कि या किसी इवेंट वगैरह की बात की जा रही है ना। तो उसमें कुछ और भी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो हम कुछ डिटेल यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन को आइडेंटिफाई यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए हाल ही में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में मतलब कुछ टाइम पहले जब ये प्रधानमंत्री थी यहाँ की बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। इन्होंने भारत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA अजीत डोभाल, इनसे मुलाकात की थी। तो ये उस टाइम की बात है जब ये प्रधानमंत्री थी यहाँ की। और ये जो बैठक है गाजियाबाद स्थित जो हिडन एयरबेस है इस पर हुई थी, जहाँ पर शेख हसीना के आगमन के तुरंत बाद अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की थी। तो ये चीज़ें तो पहले की हो गई। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ बांग्लादेश में, आप सभी को बताइए। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है ये अब पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन थी और क्या चीज़ें हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो सही जवाब रहेगा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति शहद और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। ये जो क्रांति है भारत में शहद और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का काल है। गोल्डन शब्द का जो प्रयोग है शहद और फलों की मूल्यवान और समृद्ध प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसने कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन और बागवानी को बढ़ावा देना था, है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बने थे ये क्रांति वाले। एक और क्वेश्चन था सब्जी से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो सब्जी से संबंधित जो क्रांति है इसका नाम भी स्वर्ण क्रांति है, गोल्डन रिवोल्यूशन। स्वर्ण क्रांति, है ना, बागवानी यानी कि सब्जियां, है ना, शहद से संबंधित है ये। तो दोनों में
आई थिंक इसी तरह से क्वेश्चंस बना होगा, थोड़ा सा अगर और अलग था तो वो आप हमें बता सकते हैं। स्वर्ण क्रांति की अगर अपन बात करें तो इसका संबंध फल, सब्जी, फूल, मसाले, बागवानी और मधुमक्खी पालन से है। लक्ष्य क्या है? भारत में बागवानी और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। और इससे संबंधित जो व्यक्ति है इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और मोहम्मद हिफ्जुर रहमान। कुछ क्रांतियां हमने डाली है जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि कल भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्रांतियों से क्वेश्चंस बने थे। हरित क्रांति इससे पहले पूछी जा रही थी और बाकी अब यह और क्रांतियां आपकी पूछी जाने लगी है। तो जैसे कि हर क्रांति के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। तो भूरी क्रांति की अगर अपन बात करें तो चमड़ा और कोको से रिलेटेड इसका संबंध है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से रिलेटेड है। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज और झींगा से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से रिलेटेड है। रजत फाइबर क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी और दूध उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। और काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से। तो सारी क्रांतियां अच्छे से देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 100% आगे भी आपके डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, है ना। तो अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछी है ना। तो द्वितीय उपभोक्ता होगा ये, द्वितीयक उपभोक्ता होगा ये, है ना। देखिए अगर अपन बात करें प्रथम उपभोक्ता की, प्राइमरी कंज्यूमर की, वे जीव होते हैं प्रथम उपभोक्ता जो सीधे पौधों या शैवाल को खाते हैं, जैसे कि जो प्लांक्टन होता है, छोटे जलीय जीव, ये बेसिकली होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? वे जीव जो प्रथम उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि झींगे, छोटे मछली आदि। प्रथम उपभोक्ता पौधों को या शैवाल को खाते हैं। दूसरे जो उपभोक्ता होते हैं द्वितीय, ये फिर इनको खाते हैं जो पहले को खाते हैं, है ना। तो उनको दूसरा बोला जाता है झींगे और छोटी मछलियाँ। तृतीयक उपभोक्ता की अगर अपन बात करें तो ये भी वे जीव होते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। दूसरे उपभोक्ताओं को खाने वाले तीसरे हो गए, जैसे कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है, झींगे वगैरह को। और चतुर्थ जो उपभोक्ता हैं ये कौन होते हैं? शीर्ष पर स्थित बड़े शिकारी जीव होते हैं, जैसे कि शार्क या फिर डॉल्फिन, ये चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा क्रम आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। इसका नाम सत्यशोधक समाज इन्होंने दिया था। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये सत्यशोधक समाज। इसका मुख्य उद्देश्य था तथाकथित निचली निम्न जातियों को उनके शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराना, है ना। तो पीड़ितों के उत्थान के लिए बेसिकली ये एक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी और इसकी जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का जो कार्यकाल है कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। संसद का जो कार्यकाल है कुछ सिचुएशन में ही, यानी कि इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल बढ़ाने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास में ही होता है और तभी बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी के सिचुएशन में। तो संसद को कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार है। लोकसभा का जो कार्यकाल है इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल का होता है। अगर आपातकाल की स्थिति में घोषणा हो जाए तो संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा सकती है। आपातकाल की स्थिति खत्म होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी से एक क्वेश्चन था। जियोग्राफी से इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, हमने जैसे ही बताया उन्होंने डाल दिया। हमने एक क्वेश्चन आया था गोंडवाना लैंड से रिलेटेड। तो ये गोंडवाना जो लैंड है ये एक प्राचीन महाद्वीप है। गोंडवाना लैंड एक प्राचीन महाद्वीप था। ये एक विशाल भूभाग था जो बाद में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। गोंडवाना जो महाद्वीप है इसके अवशेषों से आज के महाद्वीपों का करीब 2/3 हिस्सा बना है। तो गोंडवाना महाद्वीप में भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और कई अन्य देश शामिल थे। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है स्टैटिक जीके वगैरह की। तो ये जो अभी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं बेसिकली स्टैटिक टेस्ट TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा हमने इसमें डाला है। जितने भी लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है पूरी की पूरी ई बुक है हमारी, जो SSC और रेलवे की जो आने वाली एग्जाम है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि लेटेस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हमने डेमो भी जाकर डाला है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट है, पूरा अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। तो ये नंबर है, कोई डाउट है आप कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए एप्लीकेशन पर डेमो चेकआउट करिएगा। परचेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, स्पेशल ऑफर के थ्रू काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको ये मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये विटामिन ए से पूछा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वसा में घुलनशील विटामिन रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए जो है कई फलों, सब्जियों, मछलियों, डेयरी उत्पादों में पाया जा सकता है। और गाइस देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये था आपका रदरफोर्ड से रिलेटेड। रदरफोर्ड के नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन था, उसमें परमाणु मॉडल नहीं पूछा था। तो रदरफोर्ड के नियम और सिद्धांत की बात करें तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है 1911 में आया था। ये जो मॉडल है सोने की पत्रिका का प्रयोग पर आधारित था, पूरा का पूरा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था ये, है ना। मुख्य नियम की बात करें तो परमाणु के केंद्र में एक छोटा, घना और धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं ऑर्बिट्स में घूमते हैं। परमाणु का अधिकांश जो भाग है रिक्त होता है और नाभिक में धनात्मक चार्ज प्रोटॉन के रूप में मौजूद होता है। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस गए आपसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से पूछे गए थे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बने थे। इसमें हो सकता है कि आपके कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हों, है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से जुड़े थे। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है इसके 2 प्रमुख मंत्रालयों को संदर्भित करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। ये 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपके बने थे, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था आपका, जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन जो विधेयक पारित किया गया। तो 2 संशोधन विधेयक पारित किए गए 2024 में जम्मू कश्मीर में। एक था जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, दूसरा है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली है। तो ये 2 थे, है ना, जो पारित किए गए 2024 में। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, ये जो विधेयक है 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया। एक दूसरा है संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024, ये जो विधेयक है 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में पारित हुआ, 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित इसको किया गया। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमने 17 क्वेश्चन बताए, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल अफेयर से आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमने 20 के लगभग क्वेश्चन आपको कवर करवाने की कोशिश की। एक आध क्वेश्चन नहीं मिला है, उसका रीज़न है कि आप सभी को बताइए कि आपको भी एग्जैक्ट चीज़ें याद नहीं दे पाती, हम समझ सकते हैं उन चीज़ों को। खैर आपने इतना सारा बताने में कोशिश की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आगे कुछ प्रूफ हमने डाला है ताकि आपको भी बिलीव हो जाए कि हम जो क्वेश्चंस बताते हैं वो रियल होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस ये हमें भेजे हैं, आप देख सकते हैं जो चीज़ें थी हमने एज इट इज़ डाली, इसमें कोई भी चेंजेस आपको ज़्यादातर देखने को यहाँ पर नहीं मिला है ना। ये इस तरह से चीज़ें थी। इसके अलावा ये इन्होंने और क्वेश्चंस बताए हैं हमें। यहाँ पर रीजनिंग मैथ्स के भी टॉपिक के है किससे कितने हैं, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी जीके जीएस में भी क्वेश्चंस यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले, है ना। तो जो क्वेश्चंस मिले हैं वही हम आपको बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताते। और भी काफ़ी सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, यहाँ पर कुछ ही स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं ताकि आपको हम दिखा सके कि हमें क्वेश्चंस एग्जैक्ट में जो मिलते हैं वही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को कवर फटाफट कर लेते हैं। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपये में दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। 49 रुपये में 800 से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ईजी और सस्ती आपके लिए टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, और वो भी नाम मात्र के शुल्क में। इतनी कोई प्राइस भी नहीं है ना, इतनी कम प्राइस में आप सोच सकते हैं आपको करीबन यहाँ पर 15 के समथिंग कंटेंट मिल रहा है 1 रुपये में। 1 रुपये में 15 के समथिंग यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है। तो आप बताइए ये इस 1 रुपये की प्राइस 15 कंटेंट, 15 PDF, 15 टेस्ट के बराबर है। तो इससे सस्ता और क्या चाहिए। ये देखिए आप पहले तो, है ना। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है और RRB NTPC के लिए अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, है ना। ये हमारी MP एग्जाम के लिए अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन पर भी आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। हिंदी की बात करेगा इस गद्यांश से आपका 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संज्ञा से 1 क्वेश्चन बना है। पर्यायवाची से 1 से 2 क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और एक शब्द वाला एक क्वेश्चन बना था आपका। वाक्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 1 से 2 क्वेश्चन था। सार्थक निरर्थक से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो ये टॉपिक है जो कि आपको हिंदी में आज देखने को मिले हैं। बात करें मैथ्स में तो प्रतिशत से 3 क्वेश्चन थे। लाभ हानि से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। SICI से 2 से 3 क्वेश्चन थे। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन थे, है ना। इसके अलावा LCM SCF से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन था। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए और आयु से 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य से 1 क्वेश्चन था और अनुपात यानी रेशियो से भी आपका 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। वेन डायग्राम से 1 था। एनालॉजी से 1 था। डाइस यानी 5 से 1 था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन था। सिलोजिज्म से 1 था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज से 1 था। मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन था। फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था। आकृति से 1 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष वाला 1 क्वेश्चन आपका बना था। तो ये जितने भी टॉपिक थे मैथ्स, हिंदी और जीके में, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में तीनों सब्जेक्ट है, हमने पूरा टॉपिक कवर करवा दिए। जीके के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो आई थिंक यहाँ से आपका सारी डिटेल जो चीज़ें थी वो डाउट आपका वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्लियर है। ये हमारी ईबुक है स्पेशल, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं ऊपर। और 1500 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जाइए जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। ये SSC GD वाली है, सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर आपको अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है गाइज तो लास्ट चांस है, अंतिम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है। जाइए जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। ये RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, ये RRB NTPC की है। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार जाइए जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये हमारी स्पेशली जीके के लिए बेस्ट ईबुक है हमारी, है ना। तो ये आपको सिर्फ उन 50 रुपये मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर से करिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।